यहाँ पे कह रहा है इफ़ एक्स वेरीज एज द mth पावर ऑफ वाई, तो मैंने ले लिया एक्स वेरीज mth पावर ऑफ वाई, वाई का पावर m। तो जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो कॉन्स्टेंट्स रिप्लेस हो जाता है। तो एक्स इक्वल टू मैं कॉन्स्टेंट m मान लेता हूँ, वाई टू द पावर m। फिर दिया है कि वाई वेरीज, वाई कैसे वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है एज द pth पावर ऑफ z, सॉरी वाई वेरीज एज द nth पावर ऑफ z, यानी कि z का nth पावर। तो इसको रिप्लेस हो जाएगा, तो b मान लेता हूँ कांस्टेंट z टू द पावर n। और फिर कह रहा है कि x वेरीज एज द pth पावर ऑफ z, यानी p टू द पावर z टू द पावर p, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हटेगा, तो ये x इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा c z टू द पावर p। ठीक है, तो एक तीन इक्वेशन मिले। एक में मिला कि x इक्वल टू a टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर m, एक में मिला y इज इक्वल टू b इंटू जेड टू द पावर n, और एक मिला x इक्वल टू c इंटू जेड टू द पावर p, जहाँ a b c क्या हैं, a b c कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, दो में चेंज कर लेते हैं किसी टू फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो y की वैल्यू को हम ये रख देते हैं। तो यहाँ पे दिया है x इक्वल टू a वाई टू द पावर m, तो y की वैल्यू यहाँ पे ये रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a, y की वैल्यू b, z टू द पावर n के पावर m हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा a b टू द पावर m z टू द पावर, जब पावर के पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि mn। तो ये जो वैल्यू है इसमें क्या होगा, ए, ये तो पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो हटा ही देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है c टू द पावर, x की वैल्यू एक ये हो गई, और x की वैल्यू है c इंटू जेड टू द पावर, c इंटू जेड टू द पावर p के इक्वल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे p का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी z टू द पावर p इज डायरेक्टली इज इक्वल टू z a b टू द पावर m इंटू z टू द पावर mn अपॉन c। तो ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि p इक्वल टू mn हो जाएगा, नहीं ये इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा कि z टू द पावर वेरी करता है इस तरीके से। तो ये वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, z टू द पावर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z टू द पावर mn। p इज नॉट इक्वल टू mn, इक्वल नहीं होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा z, या फिर p जो है p इज इक्वल टू mn, तो तब होगा ना जब ये वैल्यू 1 होगी, और ये वैल्यू हम कैसे कह सकते हैं कि 1 होगी, तो जब वैल्यू ये 1 होगी ही नहीं, हम अपने आप से तो कह नहीं सकते कि a टू द पावर दिस, तो ये प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे क्या होगा कि z टू द पावर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर z टू द पावर mn, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें इक्वल नहीं होगा, इसमें इक्वल दिया नॉट दिस। इक्वलिटी का रिलेशन कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है x इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी वाई इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज दिस। देखिए एक रिलेशन होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है 3abc। ये पता नहीं, पता है कि नहीं आपको। तो हम x को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हम तीनों को जब जोड़ेंगे तो पक्का 0 होगा, तभी ये x क्यू y क्यू और z क्यू दिया है, नहीं तो नहीं देता। तो देखिए मैं कर दे रहा हूँ ऐसा, बहुत वो है। ये हो गया ए बी माइनस बी डी माइनस ए सी प्लस सी डी आया। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी माइनस ए बी माइनस सी डी प्लस ए डी, और यहाँ पे z की जो वैल्यू आ जाएगी ए सी माइनस बी सी माइनस ए डी प्लस बी डी।
अब जरूर सब आपस में कैंसिल हो जाए। देखिए कैसे, ये सी डी प्लस का है, ये सी डी माइनस का है, ये प्लस ए बी है, ये माइनस ए बी है, ये माइनस बी डी है, ये प्लस बी डी है, ये माइनस ए सी है, ये प्लस ए सी है, ये माइनस बी सी है, ये प्लस बी सी है, ये माइनस ए डी है, ये प्लस ए डी है, सब कट के जीरो हो गया। यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू जीरो। तो जब ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो होता है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू की वैल्यू होती है 3 ABC। वैसे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है द 14th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज 6। 14 टर्म मान लीजिए पहला टर्म है ए पी। क्या होता है पहले बता दूं, ए पी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो इक्वल होता है। जैसे 2 4 6 8, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है डिफरेंस, यहाँ भी 2 है डिफरेंस, ये होता है ए पी। तो कह रहा है 14th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज 6। तो मान लीजिए पहला टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है आर, तो 14 टर्म है तो कॉमन ये हो जाएगा ए प्लस 13 इजकल टू 6। और ए पी थोड़ा सा जब पढ़े होंगे तो आप समझ में आ रहा है कि 14 की जगह मैं 13 क्यों लिखता हूँ। अगर सेकेंड टर्म फाइंड करना होता है तो पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, अगर थर्ड टर्म फाइंड करना हो तो पहला टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, ऐसे होता है। तो 14 टर्म फाइंड करना है तो पहला टर्म प्लस 13 टाइम ऑफ एक कम होता है 13 टाइम ऑफ कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे दिया है कि 6 टर्म इज़ 14, तो 6 टर्म कितना हो जाएगा 5R इज इक्वल टू 14। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 13 में से 8 गए 8R इज इक्वल टू ये हो जाएगा -8। तो R की वैल्यू जो होती है -1। एंड व्हाट इज द 95 टर्म, R की वैल्यू -1 है, कहीं पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देंगे तो -1 रख देंगे -13, ये हो जाएगा तो ए की वैल्यू 19 आ जाएगी। तो 95 टर्म पूछा है तो वो हो जाएगा ए यानी कि 19 प्लस कॉमन डिफरेंस -1 है तो ये -1 होगा 95 -94, तो ये 95 था यानी 94 1, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 70 -75। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू दिस। मैं क्या करता हूँ, पूरा टर्म का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो इधर भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। होल स्क्वायर वो कर रहा हूँ क्योंकि 2ab जब होगा ना तो ये x बाई ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी x प्लस 3 प्लस बी स्क्वायर यानी x प्लस 3/x और प्लस माइनस यहाँ पे 2ab 2 और ए बी करेंगे तो रूट ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा, नीचे से ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 1, तो यानी √1 बचेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 इज इक्वल टू ये 9/4 हो जाएगा। तो x अपॉन x प्लस 3 प्लस अपॉन x इज इक्वल टू ये उधर जाके 7 + 2 हो जाएगा, तो +2 होगा तो ये हो गया 8 9 17/4, तो 17/4 होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किसकी वैल्यू इतनी आ रही है। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 और प्लस ये हो जाएगा 4/1 यानी कि 17/4। यहाँ पे वैल्यू रखने पे 1 सेटिस्फाई कर गया। क्वेश्चन नंबर 23। अब इसको पहले क्वाड्रेटिक में बनाना है फिर उसको सॉल्व करना है, इससे अच्छा वैल्यू रख दो आ जाएगा आंसर। ये कह रहा है इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट इज़ द डिजिट इन द यूनिट। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट इज़ द यूनिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो पहले देख लेते हैं 3 टू द पावर समथिंग है और 2 टू द पावर समथिंग है। तो 3 का जो साइक्लिसिटी कितना होता है वो होता है 4 और 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 4। तो 3 टू द पावर 2n + 1 है। इसका जो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है। तो जब भी इसको 4 से डिवाइड करेंगे ना तो आप या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या 3 बचेगा, आप चेक कर लीजिए। जैसे n इक्वल टू अगर मैं 1 रख दूंगा तो वैल्यू हो जाएगा 2 × 2 = 3, 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3। अगर 2 रख गए तो 2 दूनी 4 1 5, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 3 रख देंगे 3 दूनी 6 1 7, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3। यानी ये
जो पावर है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा या वो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा। तो यानी इसके यूनिट डिजिट पे या तो 3⁻1 या फिर 3⁻3 यानी कि 3 और या 9 आएगा। वैसे ही 2⁻2n प्लस जो 1 है इसको भी 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसके भी या तो 1 बचेगा रिमाइंडर या बचेगा 3। तो जब 1 बचेगा तब 2⁻1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और 2⁻3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो जब रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचेगा तब यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2। तो टोटल और रिमाइंडर यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट होगा 2, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। इस कंडीशन में पहले 3 बचेगा, जब यूनिट डिजिट 3 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा, और जब इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो 9 और 8 जोड़ेंगे तो 15, तो ऑटोमेटिकली फिर से यूनिट डिजिट पर क्या आ जाएगा 5। ऑप्शन सी।